हेलो एवरीवन। आप लोग की 10th की एग्ज़ाम आने वाली है और नाउ मैं उस पर चाह रही हूँ कि आपके स्ट्रेस को रिड्यूस किस तरीके से किया जाए। तो हम लोग साइंस का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग हम लोग एक एक चैप्टर पे जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। साल भर आपने पढ़ाई तो बहुत की होगी, नाउ अब आप चाह रहे होंगे कि ये लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसी कोई ट्रिक्स मिल जाए जिससे आप क्विक रिवाइज कर ले, राइट। तो हम लोग इसी तरीके से साइंस के एक एक चैप्टर को क्विक रिवाइज मोड पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे साइंस में आपको पता है कि इनिशियल जो ब्लॉक है वो आपका केमिस्ट्री का है, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स है वो केमिस्ट्री के हैं। मैं ये वीडियो थोड़ा छोटा रखना चाहूँगी, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगी। जहाँ आपके क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। ये पूरा डिटेलिंग वीडियो नहीं होकर एक शॉर्ट समरी होगी हर चैप्टर की, जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग रिकॉल हो जाएगी, राइट। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके। तो इसमें हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा है वो 2 टॉपिक है, एक केमिकल रिएक्शन क्या है और उसको इक्वेशन मोड पे हम लोग किस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, राइट। तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है? तो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू द न्यू सब्सटेंस, राइट। जब कोई भी नए सब्सटेंस बनते हैं, जहां पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और उसकी जगह पर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, राइट। तो हम लोग हमारी डेली लाइफ में से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कर्ड का फॉर्मेशन हुआ, आयरन पे रस्टिंग होना, दैट इज आल्सो केमिकल चेंज, राइट। अब केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली आपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जो चेंजेस है वो 2 टाइप के होते हैं, एक केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंजेस में हम लोग ये बोलते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, और केमिकल चेंजेस में किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस क्रिएट होता है, राइट। अब ये हो गया केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू दी न्यू वन, है ना, मतलब कोई नए सब्सटेंस जहां पे बनते हैं, जहां केमिकल न्यू सब्सटेंस बनते हैं, उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन दैट मीन्स जब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग फॉर्मूलाज इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने एक छोटी सी चीज देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, राइट। बट जब मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रही हूं, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट, एंड इट फॉर्म दी मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। इस रिएक्शन में हम लोगों ने सिंबल्स का यूज किया है, दैट मींस दैट इज अ इक्वेशन, राइट। अब ये इक्वेशंस के जो बेसिक रूल्स है वो आपको पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जो इंक्लूड्स करते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है। अब अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं। वैसे ही अगर जो डायरेक्शन होती है, मतलब रिएक्टेंट, ये जो एरो की डायरेक्शन है वो हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड होगी। अब हम लोग जो केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं इसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग और बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। जैसे पहला होता है उनकी फिजिकल स्टेट, जैसे ये है सॉलिड फॉर्म में, ये है गैसियस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, दैट इज अ केमिकल स्टेट। मतलब वो रिएक्टेंट या वो प्रोडक्ट किस स्टेट में मिल रहा है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी स्टेट को, विच इज नोन एज अ फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो पहला पॉइंट है, अगर आपको केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो आपको फिजिकल स्टेट को मेंशन करना होगा, ओके। दूसरी चीज होती है कंसंट्रेशन। बहुत बार जहां हम लोग एसिड वगैरह यूज करते हैं वहां हम लोग उसका कंसंट्रेशन मैटर करता है। सो कंसंट्रेशन में हम लोग 2 वर्ड यूज करते हैं, एक होता है अगर कोई भी एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो उसको CONC लिखा जाता है, और अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, राइट।
और तीसरी चीज होती है दैट इज अ हीट चेंज को हम लोग मेंशन करते हैं। अब हीट चेंज कैसे होता है वो समझिए। इनकी जो रिएक्शंस है बेसिकली वो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी चैप्टर में। हीट चेंज ये दो तरीके से होता है। अब हीट के बेस पे जो रिएक्शंस है वो या तो एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है। जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जहां हीट इवॉल्व हो रही है दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अल्टीमेटली जब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही है तो हम लोग रिएक्टेंट के साथ में हीट को मेंशन करते हैं, राइट। और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है वहां प्रोडक्ट के साथ हीट को लिखा जाता है। या फिर अगर कहीं भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो इस एरो के ऊपर साइड भी हम लोग या तो हीट या तो इस तरीके का सिंबल बना सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद में होता है कंडीशंस टू यील्ड प्रोडक्ट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। या जैसे यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ हम लोग ऊपर इस तरीके से डेल्टा, जिसको कहा जाता है ट्रायंगल का सिंबल, ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रायंगल इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। दैट मींस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। फिर इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, मतलब कंडीशन टू यील्ड द प्रोडक्ट, अल्टीमेटली कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जो नेसेसरी कंडीशंस लगती है वो भी हम इस एरो के अपर साइड या डाउन साइड मेंशन करते हैं। जैसे कोई रिएक्शंस जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर की कंडीशन में हो रही है तो वो टेम्परेचर हम लोग यहाँ लिखते हैं। कोई रिएक्शन स्पेसिफिक प्रेशर की वजह से हो रही है तो उसको भी यहाँ मेंशन किया जाता है। कोई रिएक्शंस जो होती है वो किसी स्पेसिफिक कैटालाइज की प्रेजेंस में होती है तो उस कैटालाइज को भी इस एरो के अपर या डाउनवर्ड लिखा जा सकता है। या फिर कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो यहाँ पर वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे आपके बुक में एक रिएक्शन है जिंक की रिएक्शन एसिड के साथ, मैं उसी को आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बना के दिखाती हूँ। जैसे हम लोग बात करें जिंक ग्रैन्यूल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, जो जिंक ग्रैन्यूल है वो एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो है ये हमारा है सॉलिड फॉर्म में बिकॉज ये जिंक ग्रैन्यूल है। और अगर हम लोग यहाँ पर एक्वियस सॉल्यूशन ले रहे हैं HCl का तो यहाँ पर वो मेंशन करेंगे हम लोग, है ना। और ऊपर इसके लिए हमको हीट देनी पड़ रही है तो ये हीट का सिंबल यहाँ हम लोग लिखेंगे। तो ऑन दैट सिचुएशन जिंक फॉर्म, ये जो जिंक है वो HCl के साथ में रिएक्ट कर कर क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड बना रहा है। क्या बनाएगा यहाँ वो, जिंक क्लोराइड, और उसी के साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, राइट। और यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है साथ साथ में हीट भी इवॉल्व हो रही है तो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, राइट। तो इस तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग और ज्यादा मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोग केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। जैसे पहला है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब इनसॉल्युबल कुछ सॉलिड बने जो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। और इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन, राइट। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो तो दैट इज अ प्रेसिपिटेट। So precipitate is a substance which formed during the chemical reaction and it is a insoluble substance, right? ऐसे कोई भी insoluble substance जो chemical reaction में बन रहा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, precipitate। फिर हम लोगों ने देखा इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक होता है फोर्थ दैट इज अ कैटालिस्ट। देखिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ जो आपको इस पूरे चैप्टर में रिकॉल करने होंगे। पहला है फर्स्ट वन इज अ प्रेसिपिटेट, सेकंड इज अ एंडोथर्मिक, थर्ड वन इज अ एक्सोथर्मिक
और लास्ट फोर्थ जो है वो है कैटालाइज्ड। तो कैटालाइज्ड क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस होते हैं भाई जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इनहेंस कर देते, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे, पर कहीं भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस that increase the rate of chemical reaction but doesn't involve in the chemical reaction, right? ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इनहेंस कर रहा है पर कहीं भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उनको हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट, राइट? तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझ में आ गए इस चैप्टर के। देन इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मतलब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है या नहीं है, या इसको मैं केमिकल रिएक्शन बोलूं या नहीं बोलूं। तो अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शंस के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं तो उनको हम लोग देखते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज अ चेंज इन कलर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है characteristics of chemical reaction. So first one is a change in color. पहला है चेंज इन कलर। आप अगर हम लोग चेंज इन कलर को देखें तो अगर पहले कुछ कलर और था और रिएक्शन खत्म होने के बाद में कलर कुछ और होता है, जैसे आयरन Fe, आयरन की रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर सल्फेट CuSO4 दैट इज अ कॉपर सल्फेट, आयरन की रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर सल्फेट से करें तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर होगी एंड यहां पर आयरन सल्फेट और कॉपर रिलीज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर होता है ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है? ब्लू। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पूछी जाती है, बहुत बार एमसीक्यूज में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है या आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, राइट? तो ये है कलर चेंज वाली रिएक्शन। इसमें कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा यहाँ पर वो, और आयरन सल्फेट बनाएगा। यहाँ जो आयरन सल्फेट फॉर्म होता है उसका कलर ग्रीन होता है। तो यहां आपको दिखा कलर चेंज, द ब्लू कलर कन्वर्ट इनटू द ग्रीन कलर, राइट? तो इट इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म। ओके, नेक्स्ट वन इज अ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होना, इसके लिए भी हम लोगों ने जैसे सडनली कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है और वहां पे सडनली हीट इवॉल्व हो रही है या वहां का जो टेम्परेचर है राइज हो जा रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। जैसे मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ में मिक्स करें, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ में मिक्स करें तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसी प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है। देखिए याद आ रहा है आपको, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब प्रोडक्ट के साथ में हीट को लिखा जाता है दैट मींस इट इंडिकेट वो कौन सी रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पर हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब टेस्ट ट्यूब आपको हॉटेड होते हुए दिखाई देगी। क्लियर? नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्टेट है वो चेंज हो जाना। अगर हम लोग हमारी डेली लाइफ का एक एग्जांपल देखें तो आपको पता है कि वाटर कैसे बनता है, राइट? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करते हैं। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। आप देखिए यहाँ पर
अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो गैसीय स्टेट में मिलता है, ऑक्सीजन भी जो है वो गैसीय स्टेट में मिलता है, और इससे जो वाटर मॉलिक्यूल बने हैं दैट आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट, राइट। सो यहाँ पर स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, मतलब केमिकल रिएक्शन का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन स्टेट। अब नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैसेस का इवोल्यूशन होना, राइट। नेक्स्ट क्या है, गैसेस का इवोल्यूशन होना। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही वाली एक रिएक्शन देखी कि जब जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करे, राइट। तो जिंक की रिएक्शन देखते हैं हम लोग, Zn रिएक्ट विथ H2SO4। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बनाएगा वो, जिंक सल्फेट। इस रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और इसी के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। यहां पर गैस रिलीज हो रही है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस, राइट। अब देखिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अ गैस इज रिलीज, और गैस के जो बबल्स है वो आपको दिखाई देते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो गैस के जो बबल्स है वो हाइड्रोजन के हैं? तो इसके लिए हाइड्रोजन गैस की टेस्ट की जाती है, और हाइड्रोजन गैस के लिए एक टेस्ट होती है विच इज नोन एज अ पॉपिंग साउंड टेस्ट। पॉपिंग साउंड टेस्ट क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी सी है। अगर आप जलती हुई मैस्टिक या कैंडल लेते हुए जाए उस जहां से गैस इमिट हो रही है हाइड्रोजन गैस, तो अगर वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न हो रही है दैट इंडिकेट कि वहां पर कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसी को पॉपिंग साउंड टेस्ट भी कहा जाता है, जो जनरली हाइड्रोजन के लिए यूज किया जाता है, राइट। हाइड्रोजन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए ये पॉपिंग साउंड वाला जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा, फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, राइट। फिफ्थ वाला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब मैंने आपको पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर केमिकल रिएक्शन में कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, राइट। तो इसके लिए आपने आपकी बुक में एक रिएक्शन देखी होगी, लीड नाइट्रेट, राइट, PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, लीड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, लीड नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, व्हेन द लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड, तो इस रिएक्शन में लीड आयोडाइड बनता है। क्या बनेगा इस रिएक्शन में, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। सो ये वाली रिएक्शन में क्या है, यहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये वाली जो बेसिक प्रोसेसेस है ये शो करती है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट है 6 नंबर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। तो हम लोग एक एक रिएक्शन को पढ़ते हैं। 6 वाला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी जाती है, अब आप हीट या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर एरो के ऊपर आप हीट को मेंशन कीजिए, विच इंडिकेट ये कौन सी रिएक्शन है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और इसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट होगी, राइट। अब इस रिएक्शन में जैसे हम लोग डेली अपनी लाइफ में जो देखते हैं फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस भी एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाई, तो वहां सनलाइट दैट इज अ टाइप ऑफ हीट एनर्जी, है ना, तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर फूड मटेरियल बना रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो भी एक तरीके की कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट 7th वाली आती है, दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें एक्सो मतलब आउटसाइड और थर्मिक मतलब हीट होता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर हीट इवॉल्व हो रही है या हीट बाहर निकल रही है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है ना, उसको अगर आप रिएक्ट करवा दो किसके साथ में, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप रिएक्ट करवा रहे हो वाटर के साथ में, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। और इसी के साथ इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी। तो ये वाली रिएक्शन भी क्या शो कर रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। प्रोडक्ट साइड हमने हीट मेंशन की, दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो ये हमने पढ़े 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये शो करते हैं कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, राइट। अभी नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लोग किस अकॉर्डिंग बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपने 9th स्टैंडर्ड में बेसिक कुछ लॉज पढ़े हुए होंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो उसमें ना तो कोई मास क्रिएट होता है नया, ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय होता है। दैट इज नोन एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब इन अ केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप बैलेंसिंग करना चाह रहे हो केमिकल रिएक्शन की तो इट इज कंपल्सरी कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। दूसरा, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन अ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन एन एलिमेंट इन अ प्रोडक्ट साइड। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम किसी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए, तो वो रिएक्शन बैलेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बैलेंसिंग के लिए देखें तो एक रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। आयरन है, यहाँ पर आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और इस रिएक्शन में वो बनाएगा Fe3O4 आयरन ऑक्साइड Fe3O4। इस रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो इमिट हो रही है, राइट। तो यहां अगर हम लोग देखें तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे कि किसके नंबर ज्यादा है, उस एलिमेंट को हम लोग बैलेंस करना चालू करेंगे। तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो नंबर है वो ऑक्सीजन का है, राइट। तो हम लोग हमारी बैलेंसिंग कहां से चालू करेंगे, ऑक्सीजन से, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ एक टेबल बनाते, कितने एलिमेंट्स है हमारे पास में, ऑक्सीजन है, राइट, और दूसरा एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन और तीसरा है आयरन। अब अगर हम लोग इनको बैलेंसिंग देखें तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इनके नंबर देखेंगे हम लोग। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड 1 नंबर है और यहां साइड इसके 4 नंबर है। मतलब हम लोग ट्राई करेंगे कि ये 4 हो जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 4 अप्लाई करेंगे,
राइट। तो अगर ये रिएक्शन हम लोग देखें तो ऑक्सीजन 4 दोनों साइड नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा। नाउ अब हम लोग बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 नंबर है रिएक्टेंट साइड। अब हम लोग प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के 8 नंबर करेंगे, तो हम लोग 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 8 हो जाए, दैट इज 4। तो 4 2 जा 8, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस। अब है आयन, तो आयन का प्रोडक्ट साइड नंबर कितना है 3, तो हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे 3 लगाएंगे, तो 3 आयन हो गया, 3 प्रोडक्ट साइड भी आयन हो गया। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग की जाती है। और अगर हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ चीजें देखें तो बैलेंसिंग के लिए आपको और कुछ टर्म्स भी याद रखना है कि किस अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो पहले तो जिंक है, आयरन है, जैसे मेटल्स जो भी होंगे ना उनको आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी मेटल्स है उनको आप बैलेंसिंग कीजिए। देन फिर उसके बाद में सेकंड बैलेंसिंग कीजिए आप नॉन मेटल को, जो भी नॉन मेटल है उसको आप बैलेंसिंग कीजिए। और फिर थर्ड आप बैलेंसिंग जो है या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है उनकी कीजिए, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कीजिए, या फिर जो नंबर ऑफ एटम जिस साइड आपको ज्यादा दिख रहे उस एटम से आप चालू कीजिए। अब ये हो गया हमारा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आपको किस तरीके से बैलेंसिंग करना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आपको चाहे एमसीक्यूज बोलो या कोई क्वेश्चन बोलो, बैलेंसिंग इक्वेशन करने के लिए आपको आनी ही आनी है, तो इसीलिए ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में पहले नंबर पे आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, जहां पर कोई भी दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन कर न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहली हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं A प्लस बी एट फॉर्म ए बी, राइट। तो यहाँ पर दो सब्सटेंस जो है वो कंबाइंड होकर यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। कौन सी टाइप की, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऐसा होता है बहुत बार आपको कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो आपको ये पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल दीजिए, या फिर बहुत सारी रिएक्शंस दी जाती है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है और कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऐसे अलग अलग टाइप को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। अब अगर हम लोग बात करें इसका एक एग्जाम्पल, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा इसको, पर मैं इसको आपको और एक बार ब्रीफ में डिस्क्राइब कर रही हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, सो CaO दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर। तो जब कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है CaOH ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी प्रोसेस में जो हीट है वो भी बनती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही वाली रिएक्शन बताई थी एक्सोथर्मिक के लिए, राइट। अब इस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है, राइट, इसको कहा जाता है क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है क्विकलाइन, जिसको हम लोग कॉमन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं चूना, राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसी को कहा जाता है क्विकलाइन। इसी को क्या कहा जाता है, क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड इसी को हम लोग बोलते हैं क्विकलाइन या फिर चूना। अब जो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसको कहा जाता है स्लैक लाइन। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है क्विक लाइन
तो क्विक लाइन मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर स्लैक लाइन पूछा जाता है तो वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब इस प्रोसेस में आपसे पूछा जाता है कि चूने, व्हाइट वॉश, वॉल पर व्हाइट वॉश किया जाता है, राइट। तो व्हाइट वॉश में क्या यूज करते हैं हम लोग, तो चूने का पानी, दैट इज नोन एज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए आपको पता है इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जब कभी भी कैल्शियम, आपने देखा होगा चूने को वॉल पर जब लगाया जाता है तो वो शाइन क्रिएट करता है। वो शाइन कैसे आती है पता है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूने का पानी, आपने इसको जनरली वॉल पे लगा लिया। अब वॉल पे लगाने के बाद ये तुरंत एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद में इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल इमिट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि वॉल पर शाइनी व्हाइट वॉश के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे टेस्ट, राइट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में हाइड्रोजन पे टेस्ट बताया, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड पे टेस्ट क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब कभी भी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आप जब कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवा दे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये मिल्की सब्सटेंस कन्वर्ट करती है। जैसे ट्रांसपेरेंट आपको वाटर दिख रहा था ना, वो डार्क व्हाइट हो जाता है, मिल्की सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बेसिकली हम लोग यही टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब दूसरी वाली रिएक्शन होती है, दैट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये टोटली अपोजिट होती है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्यों अपोजिट कहा जाता है, यहाँ पर दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पर वही एक सब्सटेंस डिवाइड होकर दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है ना। तो अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में डीकंपोजिशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ओके। अब इस पर जो इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस है वो मैं बता देती हूँ आपको। पहली है कैल्शियम सल्फेट वाली, राइट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देते हैं, तो हीट दे रहे हैं मतलब वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो जब कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होता है तो इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट हो रही है, इसके लिए आप टेस्ट बता सकते हो कौन सा है, तो इसके लिए हम लोग अगर इसको हम लोग चूने के पानी में डालते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब ही स्लैक लाइन में अगर डालते हैं तो ये मिल्की सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कि आयरन सल्फेट वाला, आयरन सल्फेट जो है वो उसका डिकम्पोजिशन होता है FeSO4। अगर इसका हम लोग डिकम्पोजिशन करें तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। क्या बनेगा यहाँ पर, आयरन ऑक्साइड बनेगा, और इसी के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के जो गैसेस है वो इमिट होगी, राइट। अब ये हो गया बेसिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम लोग देखें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो टोटली 3 टाइप की होती है। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो हीट की प्रेजेंस में ऑकर होती है। तो पहली कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में होती है। और इसके लिए आप एग्जांपल कौन सा वाला ध्यान रखोगे, या तो ये या तो
ये कोई भी दोनों में से एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, राइट। दूसरा वाला होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटो मीन्स होता है फोटोन, वर्ड यूज किया जाता है लाइट के लिए, तो फोटोलाइटिक मतलब ब्रेक करना। जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो इसको कहा जाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है Ag मतलब AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और इस प्रोसेस का यूज जो है फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए भी किया जाता है। जो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट आती है ना वो बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाली रिएक्शन का और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखते हैं कैसे। देखिए जब सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन ऑकर होता है ना तो ये सिल्वर, आपको पता है कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो व्हाइट कलर का होता है और जैसे ही सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन ऑकर होता है तो नाउ द सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट इनटू दी व्हाइटिश कलर टू ग्रेइश कलर, है ना। तो यहाँ पे कौन से कलर बनता है, ग्रे कलर का सब्सटेंस बनता है। आपको ये भी पता है कि जो सिल्वर है उसका कलर ग्रे होता है, तो ग्रे क्यों बनता है, यू नो दैट थिंग, है ना। तो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कलर चेंज दिखने मिलता है आपको, यहाँ कलर चेंज पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। और उसी तरीके से एक रिएक्शन होती है सिल्वर ब्रोमाइड की, तो AgBr इट्स गिव Ag प्लस Br2 मतलब सिल्वर एंड ब्रोमीन। अब नेक्स्ट है थर्ड वाली विच इज नोन एज अ, थर्ड वाली जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, जहां पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रही है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, राइट। जैसे हमने वाटर वाला पढ़ा था, वाटर मॉलिक्यूल को आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन करो तो इट कन्वर्ट इनटू दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बेस पर आपकी टेक्स्ट बुक में एक पूरा एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है, राइट। मैं वो एक्टिविटी पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और वो एक्टिविटी को शॉर्ट में समराइज कर रही हूं। आपको एक बीकर लेना है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, इलेक्ट्रोड्स में आप एनोड और कैथोड ऐसे 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और उसको आपको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। आपको उसमें वाटर फिल करना है, राइट, और ऊपर से वर्टिकली टेस्ट ट्यूब रखना है। टेस्ट ट्यूब को इस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स में रखना है आपको कि वहां पर कोई भी एयर बबल क्रिएट नहीं होने चाहिए। अब जैसे ही आप करंट को फ्लो करोगे तो क्या होगा कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे विच इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ गैस। तो वहां पर 2 गैसेस का फॉर्मेशन होता है, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। अब आपको पता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होंगे, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड, राइट। 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। तो एनोड की अगर हम लोग बात करें तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड जो है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। इसीलिए इस एनोड पर ऑक्सीजन आकर जमा हो जाती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन कहाँ बनेगी तो ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, एनोड पर होगा, राइट। इस पर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम है वो डबल है गैस का और दूसरे टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम जो है वो हाफ है, व्हाई। तो यू
विल सी दैट कि जब आप वाटर मॉलिक्यूल बनाते हो तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो हाइड्रोजन वाली ट्यूब होगी, दैट मीन्स कि जो कैथोड वाली ट्यूब होगी वहां पर वॉल्यूम डबल होगा और एनोड वाली ट्यूब पर जो वॉल्यूम है वो हाफ होगा। राइट, यहाँ पर वापस पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे, तो मैंने आपको रिपीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी इस लेक्चर में कि पॉप साउंड वाला जो टेस्ट है वो हम लोग हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। राइट, ये हो गई हमारी 2 रिएक्शन। नाउ थर्ड इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस है ना, मतलब अपनी पोजीशन जब या अपनी प्लेस जब एलिमेंट चेंज करते हैं तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्चुअली आपको ये बुक में 2 अलग अलग तरीके से दी हुई है, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट, पर मैं आपको दोनों को साथ में समझाती हूँ। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने A सब्सटेंस है और एक जो है कंपाउंड BCl, तो यहां पर A जो है वो B की प्लेस ले लेगा और AC और B जो है वो रिलीज हो जाएगा। राइट, अगर मैं बात कर रही हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट में तो हमारे पास एक सब्सटेंस है AB और दूसरा है CD, तो यहां पर दोनों एलिमेंट अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब CB प्लस AB। राइट, तो अब मैं इसको आपको दोनों को इंडिविजुअल रिएक्शन वाइज समझाते हूँ। जैसे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है जिंक का। जिंक ग्रैन्यूल को अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस रिएक्शन को देखा हुआ था। राइट, तो ये रिएक्शन मैं बताती हूँ आपको वापस से। जब जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म जिंक सल्फेट और इसी रिएक्शन में कॉपर जो है वो रिलीज हो जाता है। राइट, अगर हम लोग इसको समझे तो और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस ऑकर हो रही है वो हमेशा हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के बीच में ही होगी। मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। मतलब अगर हम लोग देखें रिएक्टिविटी सीरीज में, मैं आपको 2 मिनट में रिएक्टिविटी सीरीज भी बताऊंगी, अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी जिंक की रिएक्टिविटी से कम होती है। राइट, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, तो इसीलिए ये जिंक कॉपर के प्लेस पे आ जाएगा और कॉपर जो है वहां से हट जाएगा। पावरफुल है तो पावरफुल दूसरे को हटाकर उसकी प्लेस पे बैठ जाएगा। राइट, इसीलिए इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ये वाली प्रोसेस को अगर आपको समझना है तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में रिएक्टिविटी सीरीज समझा देती हूँ। जो आपको आगे आने वाला जो चैप्टर है दैट इज अ मेटल और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला जो चैप्टर है वहां भी आपको ये काम में आएगा। तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज और उसको लर्न कैसे करना है आपको वो मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट है पोटेशियम, फर्स्ट वाली पोजीशन पे आता है पोटेशियम, दूसरी वाली पोजीशन पे आता है सोडियम, फिर तीसरी वाली पोजीशन पे आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पहला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद में नेक्स्ट आता है जिंक आयरन, जिंक आयरन के बाद में आता है लीड। राइट, लीड के बाद में आता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से वापस नीचे सारे लीस्ट रिएक्टिव, मतलब कॉपर, मर्क्यूरी, Hg, मर्क्यूरी के बाद आता है हमारा सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर और फिर उसके बाद में आता है Au, दैट इज अ गोल्ड। तो इसको हमको याद कैसे करना है
कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। राइट, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे तो वैसी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये बोल लो हम लोग की पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इस तरीके से जैसे जैसे नीचे जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं बात करूं ये जिंक की, तो जिंक यहाँ वाली पोजीशन पे है और कॉपर यहाँ वाली पोजीशन पे, तो ये लेस रिएक्टिव था, ये मोर रिएक्टिव था, इसलिए इसने उसको डिस्प्लेस किया। मगर अगर मैं ये बोलती कि जिंक सल्फेट रिएक्ट कर रहा है कॉपर के साथ में, तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाती। व्हाई इट इज नॉट परफॉर्म, बिकॉज कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो जिंक की रिएक्टिविटी से कम है, इसीलिए कॉपर कभी भी उस पावरफुल जिंक को वहां से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। राइट, अब अगर हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की, तो इसमें आपको एग्जांपल है सोडियम सल्फेट का, तो Na2SO4, सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड रहेगा और एक होगा बैरियम क्लोराइड, तो BaCl2। तो जब कभी भी सोडियम सल्फेट BaCl2 के साथ में रिएक्ट करेगा तो दो एलिमेंट्स यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये बैरियम सल्फेट बनेगा और ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, मतलब BaSO4 प्लस NaCl। अगर मैं इसको बैलेंसिंग बताऊं आपको, तो सल्फेट एक है, Ba एक है, ये दो है, मतलब इसके आगे 2 लग जाएगा। राइट, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां दो एलिमेंट ने अपने आप को इंटरचेंज किया, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट, अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उसमें एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम वाला सबसे पहले। राइट, ये बेसिक हमारी रिएक्शंस हो गई ये सारी, इसमें जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको आपको एक बार रिकॉल कर देती हूँ। जैसे पहला है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। राइट, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इस चीज में आपको दो बातें ध्यान रखना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि जो मैग्नीशियम रिबिन है उसको बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है, ये वाला एक क्वेश्चन आता है। राइट, तो मैग्नीशियम की रिबिन को बर्न करने से पहले क्लीन इसलिए किया जाता है बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम पे होगी तो वो प्रॉपरली वैगरसली बर्न नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी रब द रिबिन ऑफ द मैग्नीशियम बिफोर द बर्निंग। ओके, फिर मैग्नीशियम रिबिन का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ड्राजलिंग सिजलिंग वाली जो एक वर्ड यूज किया जाता है, ड्राजलिंग फ्लेम बनती है यहाँ पर, है ना। तो ड्राजलिंग फ्लेम के साथ जलने वाला कोई भी मेटल अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप बर्न करते हो तो एक व्हाइट कलर की चमचमाती हुई फ्लेम आपको वहां पर दिखती है। राइट, और ये व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। राइट, और इस पे एक और क्वेश्चन आता है, अगर वहां लिटमस पेपर के साथ आप रिएक्शन देखें तो ये मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड होने की वजह से ये हमेशा बेसिक कंडीशन में रहेगा, सो दैट्स व्हाई इट कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ओके, फिर इसमें एक जिंक ग्रैन्यूल वाली रिएक्शंस आपसे पूछी जाती है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि जब आप जिंक ग्रैन्यूल को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो यहाँ पर जिंक जो है H2 को रिप्लेस करेगा। क्यों? तो यही देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे ही आपने जिंक ग्रैन्यूल की रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन की जगह पर जिंक आ जाएगा। Why? सो जिंक जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू
हाइड्रोजन के, इसलिए वो इसको इजीली डिस्प्लेस कर पाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट वाली एक रिएक्टिविटी है कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो वैगरसली रिएक्ट कर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वो प्रोड्यूस करता है स्लैकलाइन, दैट इज अ CaOH ट्वाइस। ये रिएक्शन मैंने आपको अभी समझाई है थोड़ी देर पहले, और इसी प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, और ये जो हीट इवॉल्व हो रही है वो शो करता है कि ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन समझाई थी, आयरन वाली, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है, आयरन सल्फेट FeSO4, दैट इज अ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है किस किस में, अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने आपको, आयरन Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और ये गैसेस सल्फर की गैसेस फॉर्म होती है, राइट। तो इस प्रोसेस में अगर मैं बोल रही हूं तो आपने बुक में एक वर्ड अंडरलाइन किया होगा, दैट इज अ क्रिस्टलियन FeSO4। तो वो जो क्रिस्टलियन वर्ड यूज हो रहा है ना वहां पर, विच इंडिकेट दैट इट कंटेन दी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई भी सब्सटेंस क्रिस्टल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ड्यू टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, FeSO4.7H2O, राइट। अब आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज, इस पे सब लोग फोकस देंगे थोड़ा सा, राइट, इंपॉर्टेंट चीज है, Fe2SO4.7H2O। अगर मैं इस कंपाउंड की बात कर रही हूँ जहां 7H2O लिखा हुआ है, सो इट इज अ ग्रीन कलर कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कलर चेंज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कैसे होता है, ग्रीन कलर का होता है, राइट। और अगर आप इस ग्रीन कलर के सब्सटेंस को हीट देते हो, राइट, इस ग्रीन कलर के सब्सटेंस को अगर आप हीट देते हो तो हीट देने के बाद में इसमें से वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले इमिट हो गए, राइट। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इमिट हो गए तो ये क्या बना लेगा, FeSO4। अब इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, तो ये जैसे ही उसके वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे उसके साथ साथ वो उसका ग्रीन कलर भी लेके उड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे कलर चेंज क्या हो जाएगा, वाइट। आ रहा है कॉन्सेप्ट सबको समझ में। ये जो ग्रीन कलर था वो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से था, जैसे ही आपने हीट दिया तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो गया, नाउ इट कन्वर्ट इनटू दी व्हाइट कलर पाउडर, ओके। और अगर आपने वापस इसको हीट दी तो इट फॉर्म दी Fe2O3, और इस सब्सटेंस का कलर होता है ब्राउन। इस सब्सटेंस का कलर क्या होता है बेटा, ब्राउन होता है। ओरिजिनली पहले वो ग्रीन में कन्वर्ट होगा, ग्रीन से व्हाइट में, फिर व्हाइट से ब्राउन में कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट और एक रिएक्शन इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे आती है कि जो लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट वाली रिएक्शन भी मैंने आपको समझाई हुई है। लीड नाइट्रेट वाली जो रिएक्शन है PbNO3 ट्वाइस, जो लीड नाइट्रेट वाली रिएक्शन है अभी हम थोड़ी देर पहले परफॉर्म की, तो ये जो लीड नाइट्रेट वाली प्रोसेस है उस पे भी आपको एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पर इसका डिकम्पोजिशन आपको करवाना है। तो डिकम्पोजिशन के बाद में आप क्या देखोगे कि जब कभी भी लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है तो वो लीड ऑक्साइड PbO किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो लीड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ में नाइट्रोजन गैस इमिट कर रहा है और साथ में ऑक्सीजन, राइट। अगर इसको बैलेंसिंग देखें हम लोग तो यहाँ 2 और यहाँ 2, राइट। नाउ ये रिएक्शन बैलेंस है। अब इस रिएक्शन में क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनती है जब आप लीड नाइट्रेट को हीट देते हो
तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं, और वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स किसके होते हैं? सो इस नाइट्रोजन ऑक्साइड के, ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं वो किसके होते हैं? इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड के। तो हमेशा ध्यान रखिए ये वाला कलर भी पूछा जाता है, द ब्राउन कलर फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर रिलीज, राइट। तो ये जब लीड नाइट्रेट को आप डिकम्पोजिशन करेंगे तो ब्राउन कलर इस गैस की वजह से क्रिएट होगा। और यहां पर अगर हम लोग लीड ऑक्साइड का कलर देखें तो वो रिएक्शन शो करता है सॉलिड प्रेसिपिटेट का, जिसका कलर होता है येलो। ये कलर पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता रही हूं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। और लीड ऑक्साइड जिसका कलर येलो, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनका कलर होता है आपका ब्राउन, ओके। अब अगर इसको हम लोग देखें तो इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, जब ये बहुत ज्यादा हॉट होगा तो इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन कलर का, और जैसे ये कूल हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो ऑन दैट टाइम इसका कलर कैसे दिखेगा? येलो दिखेगा, क्योंकि फ्यूम्स निकल रही है ना हॉटनेस वाली, तो येलो कलर दिख के आएगा। और जब तक हॉट था तो फ्यूम्स थी तो उसका कलर ब्राउनिश दिखेगा, ओके। फिर इसके बाद में और एक्टिविटीज क्वेश्चन में सिल्वर क्लोराइड का, तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो व्हाइट कलर का होता है, और इसको सनलाइट में रखने के बाद में डिकम्पोजिशन करके ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है वो। फिर इसके बाद में है आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन का, आपको मैंने बताया जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसे होता है? ब्लू होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होती है, राइट। आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, FeSO4 फॉर्म होगा और कॉपर बनेगा। ये ब्लू था, इसका कलर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फेट, राइट। ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड टू अ लाइट ग्रीन कलर, ओके। ये किसकी वजह से? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होती है, इस वजह से। फिर नाइट्रोजन व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट का, ये वाली रिएक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो यहाँ पे बनाएगा वो BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पर जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो किसका होता है? BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। फिर इसके अलावा और एक रिएक्शन है, दैट इज अ कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा? ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाएगा। जब कभी भी कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म दी ब्लैक कलर सब्सटेंस, ओके। इस रिएक्शन में क्या होगा? ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा। और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैं वापस रिपीट कर रही हूं इस पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करोगे तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जो कि कैसे होता है? ब्लैक कलर का होता है, राइट। और जैसे ही आप इसकी प्रोसेस या इसको रिड्यूस करवा दोगे हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बना लेगा वापस? कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल, राइट। मतलब वो वाटर रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, राइट, वापस रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी और आपका कॉपर जो है वो फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कुछ एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर इसके बाद में और एक टॉपिक आता है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन पे आपको बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है ना। तो मैं एक टाइप के क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीजें कवर करती हूँ। रेड ऑक्स, तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है? जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है। The oxidation and reduction process occurs simultaneously is known as a redox reaction, right? Oxidation plus reduction,
ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी का अगर उल्टा होगा, उल्टा मतलब क्या है? अगर कोई भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में इस प्रोसेस का उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड होगी नहीं, ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसका। जैसे अगर हम लोग बात करें मैग्नीज की, MnO2, राइट, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। अगर मैग्नीज ऑक्साइड की अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ में, तो इस रिएक्शन में MnCl2 बनेगा, इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और इसी के साथ में यहाँ पर क्लोरीन इमिट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है। दैट्स व्हाई ये क्या है यहाँ पर? रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर और एक चीज की, जैसे जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो जिंक है वो फ्री हो जाएगा और ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में कंबाइंड हो जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में ध्यान दीजिए क्या हो रहा है? इस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, दैट्स व्हाई इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है बेटा? इसका रिडक्शन, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसके साथ में कंबाइंड हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बेटा? इसका ऑक्सीडेशन। अगर आपको एजेंट पूछा जाए, देखो दो टाइप के एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है? विच सप्लाई द ऑक्सीजन, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है? विच सप्लाई द हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को लेके भागे हो। तो हमेशा ध्यान रखो, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहा है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखो, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो चुरा के भाग रहा है ना ऑक्सीजन को, तो ये कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमेशा उल्टा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर इसके अलावा कुछ जो टॉपिक्स है वो आपको वॉमिटेड है, बट तो भी हम लोग इस पे एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। एक है आपका करोजन। करोजन मतलब क्या होता है? जब कोई भी मेटल की लेयर, अपर लेयर का डिग्रेडेशन होता है एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की वजह से, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है करोजन। The degradation of uppermost layer of the metal due to the atmospheric factor is known as a corrosion. फिर करोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? तो ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, पेंट लगा देते हैं, या फिर टीन की कोडिंग करवा दी जाती है, या जिंक की कोडिंग करवा दी जाती है, जिसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, राइट। फिर करोजन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आयरन जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट कर क्या बनाता है? रस्ट बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो सिल्वर की, तो सिल्वर एटमॉस्फेरिक सल्फाइड के साथ कंबाइंड होता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जो ब्लैक कलर की कोड बनाता है। फिर उसके बाद में जैसे कॉपर है, तो कॉपर जो है वो कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिसका कलर होता है ग्रीन, राइट। इस चैप्टर का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? द स्पॉइल ऑफ फैट एंड ऑयल इन द फूड विच लीडिंग अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो एयर टाइट कंटेनर में रख दो कि भाई ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा,
आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन, जैसे चिप्स वगैरह लेस के पैकेट्स देखते हो आप, उसमें नाइट्रोजन गैस डाली हुई रहती है, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है। तीसरा है कि अगर आप सनलाइट से प्रोटेक्ट कर लो तो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट का यूज कर लीजिए तो वो ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने देगा और फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप सारी प्रोसेसेस को कवर कर सकते हो, जिसकी वजह से फूड का डिस्ट्रॉय ना हो। इसके अलावा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन 6 है, 7th है, 12th नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से करके जाइएगा। और लगे तो मैं इस चैप्टर पे और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगी। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।